हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम आप सभी को पता है, मैं हूं काजल और आज से हम एमएससी एंट्रेंस का क्लास शुरू करने जा रहे हैं। कल का नोटिफिकेशन तो आपको मिल ही गया होगा। प्रवीण सर ने आपको बता दिया होगा कि हम कैसे कवर करने वाले हैं स्टेट लेवल एग्ज़ाम और एमएससी एंट्रेंस का कैसे तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, इसमें सारे बीएचयू और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स भी कवर होंगे। तो चलिए मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगी, तो आज से हम हॉर्टिकल्चर अपना सेशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर आप अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसमें नोट्स भी मिलेंगे, आप नोट्स भी परचेज़ कर सकते हैं और ये वीडियो लेक्चर्स आपको फ्री में मिलेंगे। पीपीटी भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ हॉर्टिकल्चर क्लास 1 से। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीड स्कोप इम्पॉर्टेंस। ठीक है, नीड स्कोप इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे हम हॉर्टिकल्चर का। तो आपको पता ही होगा कि नीड क्या होता है, स्कोप क्या होता है और इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, नीड क्या है हॉर्टिकल्चर का, इसमें स्कोप क्या है और इसका इम्पॉर्टेंस क्या होता है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, हॉर्टिकल्चर का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि हॉर्टिकल्चर किस वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर किस वर्ड से डिराइव हुआ है। तब तक मैं बात करती हूँ कि हॉर्टिस का मतलब होता है गार्डन, कल्चरा का मतलब होता है टू कल्टीवेट। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, दो लैटिन वर्ड से। पहला जो है हॉर्टस और सेकेंड वन इज कल्चरा। हॉर्टस का मीनिंग होता है गार्डन एंड कल्चरा का मीनिंग होता है टू कल्टीवेट। मतलब कि गार्डन में हम जो कल्टीवेशन करते हैं, गार्डन क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन करते हैं, उसी को हम हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। ठीक है, बात करेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया जो हैं वो हैं एमएच मैरी गोवड़ा। ठीक है, मुझे आप बताएंगे कि वर्ल्ड में हॉर्टिकल्चर किसने दिया था, मतलब फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ल्ड किसे कहते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे गार्डन क्रॉप्स का। तो गार्डन क्रॉप्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल्स, स्पाइसेस, प्लांटेशंस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है, ये सारे जो है वो गार्डन क्रॉप्स में आते हैं। इन सारे के कल्टीवेशन को कॉमनली हम हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे इंटेंसिव कल्टीवेशन। तो इंटेंसिव कल्टीवेशन का मतलब ये होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इनपुट को यूज़ करके, और कम लैंड पे जब हम कल्टीवेशन करते हैं बहुत ज़्यादा इनपुट यूज़ करके, तो उसी को हम इंटेंसिव कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री जानते हैं कुछ हॉर्टिकल्चर के बारे में। तो पहले देखिए मिड 1980s में क्या हुआ था, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टू प्रमोट हॉर्टिकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर का डाइवर्सिफिकेशन किया गया था और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया था। ठीक है, जैसे कि हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हम डिफरेंट ब्रांच जो देखेंगे एग्रीकल्चर का। तो क्या किया गया कि एग्रीकल्चर का डिफरेंट ब्रांच को डाइवर्सिफाई किया गया और हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया 1980s में। ठीक है, फिर 1954 में क्या हुआ, हॉर्टिकल्चर सेक्शन इन डिवीजन ऑफ बोटनी आईसीएआर। आईसीएआर के बेसिस पे आईसीएआर ने क्या किया, बोटनी का डिवीजन कर दिया हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, 1954 में, इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 1967 में क्या हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च बेंगलोर। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ आईसीएआर के द्वारा 1967 में। कहाँ पे हुआ, बेंगलोर में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 1984 में क्या हुआ, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, नेशनल एनएचबी जिसको बोलते हैं, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्टैब्लिश हुआ गुड़गांव में, हरियाणा। ठीक है, 1984 में। 1987 में क्या हुआ, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर बाय आईसीएआर। आईसीएआर ने क्या किया, डिवीजन कर दिया हॉर्टिकल्चर का 1987 में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री थे जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि डिफरेंट डिफरेंट हमारा ब्रांच होता है हॉर्टिकल्चर का, जैसे कि फर्स्ट इज पोमोलॉजी, सेकेंड इज ओलरिकल्चर, थर्ड इज फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम बात करेंगे पोमोलॉजी का। तो पोमोलॉजी जो है ये हमारा लैटिन और ग्रीक दोनों वर्ड से डिराइव हुआ है। पोमम जिसका मतलब होता है फ्रूट एंड सेकेंड वर्ड इज लॉजिस जिसका मतलब होता है साइंस। ठीक है, या फिर स्टडी भी बोल सकते हैं, लॉजी का मतलब स्टडी भी होता है। सेकेंड वन इज ओलरिकल्चर। ओलरिकल्चर में क्या होता है कि हमारा
वेजिटेबल का जब क्रॉपिंग करते हैं, हम वेजिटेबल का कल्टीवेशन करते हैं तो उसको हम ओलेरी कल्चर कहते हैं। फ्रूट की जब कल्टीवेशन करते हैं तो उसको हम पोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ओलेरी कल्चर हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। ओलेरी पॉट हर्ब्स, कल्चर का मतलब होता है रेजिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। ओलेरी कल्चर का मतलब होता है पॉट हर्ब्स और कल्चर का मतलब होता है रेजिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। उसी तरीके से फ्लोरिकल्चर, ये भी हमारा लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। फ्लोरी मीन्स फ्लावर एंड कल्चर मीन्स रेजिंग ऑफ प्लांट। नेक्स्ट ब्रांच है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग तो आप लोगों को पता ही होगा, बहुत ब्यूटीफुल सा ब्रांच है जिसमें कि हम फ्लावर्स को यूज़ करके या फिर स्टोन्स वगैरह को यूज़ करके मतलब किसी भी प्लेस को ब्यूटीफाई करते हैं, तो उसी को हम लैंडस्केपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो लैंडस्केपिंग भी ब्रांच है। अपीयरेंस ऑफ लैंड एट एज इट अपील्स टू द आई फॉर एस्थेटिक ब्यूटिफिकेशन यूजिंग शेडी और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, लैंड को क्या कर रहे हैं, ऐसा ब्यूटीफुल तरीके से सजा रहे हैं कि ऐसा एस्थेटिक व्यू दे रहे हैं उसको, ताकि वो आई को क्या करे, सुकून देता है, ठीक है। तो वैसा जब हम कुछ करते हैं तो उसी को हम लैंडस्केपिंग बोलते हैं। वो शेडी को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोन्स यूज़ कर सकते हैं। ये हम आगे लैंडस्केपिंग को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे, ठीक है। और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, ये भी हमारा हॉर्टिकल्चर का ब्रांच है जिसमें कि हम पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये देखिए, ये क्या है बताइए मुझे, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। ये तो आपको दिख रहा है फ्लावर है, मतलब कि ये फ्लोरिकल्चर है। ये क्या है, वेजिटेबल है मीन्स ओलेरीकल्चर है, ठीक है। ये हमारा लैंडस्केपिंग, देखिए इसको किस तरीके से इस प्लेस को ब्यूटीफुल कर बना दिया गया है जिससे ये इतना पीसफुल लग रहा है आई को, ठीक है। तो ये हमारा लैंडस्केपिंग एंड गार्डनिंग जिसको बोल सकते हैं, लैंडस्केपिंग है। और ये लास्ट वन ये है हमारा फ्रूट प्रोडक्शन जिसको हम पोमोलॉजी में पढ़ते हैं। क्लियर। बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इम्पोर्टेंस क्यों है हॉर्टिकल्चर का, क्यों हम हॉर्टिकल्चर को करते हैं, क्यों इसमें इतना डाइवर्सिफाई किया गया है, हॉर्टिकल्चर के ब्रांचेस को लाया गया है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस की, तो इम्पोर्टेंस ये है रिम्यूनेटिव, ठीक है। ताकि जो भी फ्रूट्स का जो पौधा होगा या फिर कोई भी हमारा पौधा होगा वो हमें प्रोडक्शन देते रहे, ठीक है। सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो होता है, जो हमारा कोई भी यूज़ का नहीं होता है, उसका डेवलपमेंट किया जा सके, वहाँ पे वेजिटेबल फ्रूट्स का कल्टीवेशन कर पाएँ, उसको हम डेवलपमेंट ऑफ वेस्टलैंड कहते हैं। थर्ड वन इज लेस वाटर रिक्वायरमेंट दैन फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स जो होते हैं आपके, जो सीरियल्स या फिर पल्सेस होते हैं, उससे कम वाटर रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है, आपका हॉर्टिकल्चर का। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होता है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी आपको होता है। फोर्थ वन इज़ हाई वैल्यू क्रॉप्स। इसका जो क्रॉप्स का जो वैल्यू होता है ये भी हाई होता है। आपने देखा होगा फ्रूट्स कितने महंगे महंगे बिकते हैं ना, तो इसका वैल्यू भी हाई होता है। लास्ट वन इज़ हायर कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जीडीपी में ये हायर कंट्रीब्यूशन कर देता है अपना हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जैसे देखिए ये हमारा वेस्टलैंड है, इसको हम क्या करेंगे, इसी का डेवलपमेंट करेंगे और इसी पे हम अपना हॉर्टिकल्चर करेंगे। डिफरेंट पोमोलॉजी, फ्रूट्स लगाएंगे, वेजिटेबल्स लगाएंगे, फ्लोरिकल्चर करेंगे। तो क्या होता है कि इसका इंपॉर्टेंस ये है कि वेस्टलैंड का भी डेवलपमेंट किया जाता है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल तो आपको पता ही है, देखिए ये हेल्दी इंसान का हाथ है और ये देखिए इनहेल्दी है ना, तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू भी देता है। इंडिया का इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट और वेजिटेबल का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। फर्स्ट जो है वो हमारा चाइना है, उसके बाद हमारा इंडिया का रैंक है, सेकेंड रैंक है फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन में ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ स्पाइसेस। इंडिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, एक्सपोर्टर है हमारा स्पाइसेस में, ठीक है। मतलब स्पाइस को हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट भी सबसे ज़्यादा हम ही करते हैं, ठीक है। द हिस्टोरिकल प्लांटेशन क्रॉप्स। केरला जो है नेम फ्रॉम केरा, केरला का जो नेम है वो केरा वर्ड से पड़ा है, ठीक है, जिसका मतलब होता है मलयालम वर्ड फॉर कोकोनट। इसका क्या मतलब होता है, ये मलयालम वर्ड से लिया गया है और इसका मतलब होता है कोकोनट। तो आपको पता ही होगा केरला जो है वो प्लांटेशन क्रॉप्स में सबसे आगे है, ठीक है। स्पाइसेस भी यहीं पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन के डिफिशियंसी से क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विटामिन ए से। आपको ये साइंटिफिक नेम इसका पता होना चाहिए, केमिकल नेम जिसको बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन ए का जो है वो है रेटिनोल। विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है और जीरोफिथेलिमिया भी होता है, ठीक है। विटामिन बी1 के डिफिशियंसी से बेरी होता है, मस्कुलर वीकनेस और लॉस ऑफ वेट एंड न्यूट्रिटीज होता है, ठीक है। विटामिन बी1 को हम थायमीन कहते हैं, विटामिन बी2 को हम राइबोफ्लाविन कहते हैं, और इसके डिफिशियंसी से हमारा डाई स्केल स्किन हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं कॉर्नर ऑफ माउथ पे, और लिप्स भी फटने लगते हैं, क्रैक्स आने लगते हैं लिप पे, ठीक है। विटामिन बी3 के डिफिशियंसी से पेलेग्रा होता है और नर्वस ब्रेकडाउन होता है, स्टमक और इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भी होते हैं, ठीक है। विटामिन बी3 का केमिकल नेम है निकोटीन एसिड या फिर नियासिन बोलते हैं, कॉमनली नियासिन बोला जाता है, ठीक है। विटामिन बी6 का केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन, और इसके डिफिशियंसी से लैक ऑफ एनर्जी या फिर डिक्रीज होता है ब्रेन फंक्शन, ब्रेन यहाँ फंक्शन है, ब्रेन फंक्शन भी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बेरी जो सिम्टम है विटामिन बी1 के डिफिशियंसी जो होता है, बेरी आप देख रहे हैं स्किन्स में ऐसे हो जाते हैं डॉट्स, ठीक है। ड्राई स्केली स्किन्स भी होने लगते हैं। ये है जीरोपथीमिया जो हमारा विटामिन ए की कमी से होता है, डिफिशियंसी से जीरोपथीमिया आप देख रहे हैं आँख में कैसे होने लगता है। तो ये सारे विटामिन के और उसके डिफिशियंसी सिम्टम्स थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे विटामिन बी12, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विटामिन बी12 जिसको हम साइनोकोब्लामिन भी कहते हैं, इसके डिफिशियंसी से पेरिकिनस एनीमिया और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी होता है, ठीक है। विटामिन सी के डिफिशियंसी से स्कवरी होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का केमिकल नेम है कॉल्सिफेरॉल, जिसके डिफिशियंसी से रिकेट्स या पिजन चेस्ट या फिर ऑस्टोमलेसिया हो जाता है, ठीक है। पिजन चेस्ट आप देखिए कैसा होता है, और स्कर्वी तो ये पता ही है ऐसा होता है, ठीक है। और बोन में रिकेट्स होने लगते हैं, बोन जो होता है वो कमज़ोर होने लगता है, ऑस्टोमलेसिया होने लगता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डी बी। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टोकोफेरॉल, इसके डिफिशियंसी से डीजेनरेशन ऑफ किडनी, नेक्रोसिस ऑफ लीवर होने लगता है। विटामिन के डिफिशियंसी से डिलेड एंड फॉल्टी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड कोगुलेट नहीं हो पाता है। विटामिन के का जो हमारा केमिकल नेम है डेट इज़ फाइलोक्विनोन, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंस थे, ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि किस विटामिन के डिफिशियंसी से क्या सिम्टम होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, किस विटामिन का क्या न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, किस फ्रूट से क्या हमें मिलता है उसकी बात करेंगे। तो पहला जो है विटामिन ए जो होता है रिच होता है हमारा सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है, पपाया में उससे कम होता है और कैरेट में सबसे कम होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मैंगो में होता है हमारा विटामिन ए, ये आपको याद रखना है। विटामिन बी1 जो होता है वो हमारा कैश्यू में होता है सबसे ज़्यादा, फिर वॉलनट में, फिर एप्रिकॉट में होता है। विटामिन बी2 जो होता है वो बेल में सबसे ज़्यादा होता है, पपाया में होता है, उसके बाद फिर लीची में होता है, ठीक है। विटामिन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा बारबाडोस चेरी में होता है, फिर आंवला में होता है, फिर गुआवा, फिर चिली में होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो सबसे ज़्यादा एप्रिकोट में होता है, डेट करोंडा में होता है, बनाना, टैपियोका, स्वीट पोटैटो में होता है, ठीक है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा है वो हमारा कैश्यू में होता है, आलमंड में होता है, वॉलनट में होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। न्यूट्रिशनल वैल्यू, फैट जो है वो हमारा पिकानट में होता है सबसे ज़्यादा, वॉलनट में और आलमंड में होता है। फाइबर जो है वो हमारा गुआवा में होता है, पोमीग्रेनेट में ज़्यादा होता है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम सबसे ज़्यादा लीची में होता है, देन आफ्टर करोंडा, देन करी लीव्स में। फोस्फोरस सबसे ज़्यादा कैश्यू में होता है, वॉलनट में होता है, उसके बाद फिर लीची में होता है। आयरन जो है वो सबसे ज़्यादा करोंडा में होता है, डेट में उसके बाद होता है, फिर कैश्यू और वॉलनट में होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। फिर बात करेंगे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन्स इन इंडिया। तो एग्रोक्लाइमेटिक रीजन जो है वो हमारा 15 होता है, ठीक है। 15 एग्रोक्लाइमेटिक रीजन है या एग्रोक्लाइमेटिक जोन बोल लीजिए, वो 15 है, ठीक है। ये 15 किसने दिया था, तो ये हमारा
सेवेंथ प्लान जो था ना, सेवेंथ प्लान जो था प्लानिंग कमीशन ने जो दिया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा 15 क्लाइमेटिक जोन्स हैं। उसको फर्दर ICAR के जो प्रोजेक्ट था NARP, ICAR का जो प्रोजेक्ट है NARP, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट, इसने क्या किया, उसको 127 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड कर दिया, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि पूछ लिया जाएगा कि 127 में आपका किसने डिवाइड किया, या फिर किसने 127 में डिवाइड किया एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स को। ठीक है, पहले कितना था, किसने दिया था, तो प्लानिंग कमीशन ने दिया था 15 सेवन्थ प्लान के अकॉर्डिंग, और ICAR ने फर्दर उसको डिवाइड किया 127 में। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का। तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जो कि यहाँ पे आपका मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न तो आपको पता तो होगा ही कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किसको बोलते हैं। तो ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ है, ये हमारा वेस्ट है, फिर ये ईस्ट है। ठीक है, तो हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन। तो नॉर्थ वेस्टर्न मतलब इधर के जो होते हैं उनको हम नॉर्थ वेस्टर्न कहते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन में इसको हम वेस्टर्न हिमालयन रीजन भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर आएगा, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, और यूपी के कुछ हिली रीजन्स भी आएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझने के लिए आपको स्टेट इंडिया का पूरा स्टेट पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा स्टेट लोकेटेड है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। तो अगर आपको सारे स्टेट नहीं पता है तो सबसे पहले इंडिया के मैप को अच्छे से स्टडी कीजिए और सारे स्टेट्स कहाँ पे कौन से स्टेट लोकेटेड है ये याद कीजिए, उसके बाद ही ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहला जो है नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन रीजन, इसमें मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर आएगा, हिमाचल प्रदेश आएगा, उत्तराखंड आएगा, और कुछ यूपी के हिली रीजन्स आएंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन, जिसको हम ईस्टर्न हिमालयन रीजन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग वाले पोर्शन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका 7 स्टेट, जो ये 7 सिस्टर्स होते हैं साउथ के ईस्टर्न रीजन के, ये सारे आएंगे, और आपका सिक्किम आएगा। ठीक है, सिक्किम भी आएगा। तो ये सारे जो होंगे वो हमारा ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप ये चारों को देखिए एक साथ, जो कि है लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, अपर गंगा प्लेन, और जो सतलुज यमुना प्लेन है जिसको हम ट्रांस गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर गंगेटिक प्लेन से। ठीक है, लोअर गंगेटिक प्लेन में क्या होता है कि आपका वेस्ट बंगाल आएगा। ठीक है, जैसे लोअर गंगेटिक प्लेन मतलब गंगा के जो लोअर वाले पार्ट है, तो गंगा ऐसे ही बहती है ना उत्तराखंड से, फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिलती है वेस्ट बंगाल से होते हुए। ठीक है, तो गंगा का जो लोअर पार्ट हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल होगा, तो वेस्ट बंगाल जो है वो हमारा लोअर गंगेटिक प्लेन में आएगा। उसके अलावा ईस्टर्न बिहार का ईस्टर्न पार्ट भी आता है, और ब्रह्मपुत्र वैली भी आते हैं इसमें। ठीक है, एक मिनट इसको इरेज कर देती हूँ, आप नोट करते जाइएगा कि किस में कौन से आते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मिडिल गंगेटिक प्लेन। मिडिल गंगेटिक प्लेन में आपका बिहार आएगा, और यूपी का ईस्टर्न वाला पार्ट जो ईस्ट के साइड पे होगा ना वो आएगा, और बिहार आएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम मिडिल गंगेटिक प्लेन। तो मिडिल गंगेटिक प्लेन तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अपर गंगेटिक प्लेन, अपर गंगेटिक प्लेन में क्या आएगा, यूपी का हमारा सेंट्रल या वेस्टर्न यूपी आएगा। उसके अलावा इसमें हरिद्वार और उधम नगर भी आते हैं, उत्तराखंड के कुछ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और आपका यूपी भी आएगा, वेस्टर्न यूपी या फिर सेंट्रल यूपी बोल दीजिए। उसके बाद आपका सतलुज यमुना प्लेन है, जिसको हम ट्रांस गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, इसको हम ट्रांस गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांस गंगेटिक प्लेन में आपका हरिद्वार आएगा, दिल्ली आएगा, और राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसको हम गंगानगर कहते हैं, गंगानगर भी आता है अपर गंगेटिक प्लेन में। उसके अलावा आपका पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, चंडीगढ़ आएगा, और दिल्ली आएगा। ठीक है, इसको हम सतलुज यमुना प्लेन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे, इन चारों को एक साथ देखिए, एक सेकेंड, इनको एक साथ देखिए, 8, 9, 10 को एक साथ देखिए। इसमें है अरावली मालवा अपलैंड, जिसको हम ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं। दूसरा 9th वाला जो है जिसको हम सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं, और फिर 10th वाला जो है उसको हम वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं। ठीक है,
7 वाला भी इसी में आएगा, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हम बात करेंगे साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। तो साउथ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन जो है उसमें आएगा आपका ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स बोलते हैं इसको। इसमें आएगा आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, झारखंड आएगा, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। उड़ीसा आएगा, झारखंड आएगा और हमारा छत्तीसगढ़ का भी कुछ पोर्शन आएगा, ठीक है, ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में। नेक्स्ट जो है अरावली मलवा अपलैंड। अरावली मलवा अपलैंड जिसको हम सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं, इसमें आपका एमपी मध्य प्रदेश का 46 डिस्ट्रिक्ट आता है, यूपी आता है, राजस्थान आता है और छत्तीसगढ़ आते हैं, ठीक है, अरावली मलवा अपलैंड में। उसके बाद बात करेंगे महाराष्ट्र प्लेट्यू रीजन जिसको हम वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं। महाराष्ट्र प्लेट्यू एंड रीजन्स में क्या क्या आएंगे, आपका मलवा प्लेट्यू आएगा, उसके बाद आपका डेक्कन प्लेट्यू आता है इसमें, और एमपी और राजस्थान आएंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे डेक्कन इंटीरियर रीजन। डेक्कन इंटीरियर रीजन का मतलब है कि इसको साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स भी कहते हैं, जिसमें आपका कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा और तमिलनाडु आएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे 11th नंबर से। 11th नंबर जो है डेट इज ईस्टर्न कोस्टल रीजन। ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आपका कोस्ट तो आपको पता है नदी के किनारा वाला, तो ईस्टर्न कोस्टल रीजन में आपका ईस्ट कोस्ट आएगा तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का ईस्टर्न पार्ट आएगा। उसके अलावा आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश आएगा, ठीक है। वेस्ट कोस्ट की तरफ, तो वेस्ट कोस्ट की तरफ कौन कौन सा है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरला है, ठीक है। तो ये सारे वेस्टर्न पार्ट के होंगे, वेस्ट कोस्ट प्लेन्स के, ठीक है। उसके बाद गुजरात रीजन में गुजरात आएगा, ठीक है, 19 डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात आते हैं। राजस्थान में आपका 9 डिस्ट्रिक्ट आता है, 9 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का होता है, और अंडमान निकोबार आइलैंड जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड आते हैं, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, ये एमसीक्यू है आप लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रीजन का। तो हिमालयन रीजन कौन कौन सा है, एक है आपका वेस्टर्न हिमालयन रीजन और ईस्टर्न हिमालयन रीजन। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेस्टर्न हिमालयन रीजन का, उसके बाद हम बात करेंगे ईस्टर्न हिमालयन रीजन का, उसके बाद हम बात करेंगे लोअर गैंगेटिक प्लेन का, मिडिल गैंगेटिक प्लेन का, अपर गैंगेटिक प्लेन और ट्रांस गैंगेटिक प्लेन। पहले इतना डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये वेस्टर्न हिमालयन है। वेस्टर्न हिमालयन रीजन में आपका कौन कौन से स्टेट आएंगे, जम्मू कश्मीर आएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इसको अच्छे से लिख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर आएगा। उसके अलावा आपका उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश आएगा, और क्या आएगा इसमें आपका यूपी का कुछ हिली रीजन्स आएंगे, ठीक है, इसको नोट कीजिएगा, हिली रीजन्स आएंगे यूपी के, ठीक है। उसके बाद आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन की बात करें तो ईस्टर्न हिमालयन रीजन में हमारा दार्जिलिंग आएगा वेस्ट बंगाल का। इसके अलावा जो 7 सिस्टर्स है ना, ईस्टर्न रीजन के 7 जो स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स, वो आएंगे, और सिक्किम आएगा, ठीक है, सिक्किम भी आएगा। लोअर गैंगेटिक प्लेन में वेस्ट बंगाल आएगा, ईस्टर्न बिहार आएगा और ब्रह्मपुत्र वैली आएगा, ठीक है। मिडिल गैंगेटिक प्लेन में ईस्टर्न यूपी आएगा, ईस्टर्न यूपी, ठीक है, और इसमें बिहार भी आएगा, ठीक है, बिहार भी आएगा। अपर गैंगेटिक प्लेन में सेंट्रल यूपी या फिर वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल एंड वेस्टर्न यूपी आएगा, और इसके अलावा हरिद्वार आएगा और उधम नगर आएगा, उधम नगर, ठीक है। ट्रांस गैंगेटिक प्लेन में आपका पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, दिल्ली आएगा, और मैंने आपको बताया कि राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट आएगा जिसको हम गंगानगर कहते हैं, ठीक है, तो ये भी आएगा। तो ये आपको नोट करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अब हम प्लेट्यू रीजन पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, सेंट्रल प्लेट्यू रीजन है, और हमारा साउदर्न प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। ईस्टर्न है, सेंट्रल है, फिर हमारा वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन है, फिर साउदर्न प्लेट्यू रीजन है। इसके अलावा जो आपका वेस्ट जो कोस्टल रीजन होगा वो हमारा ईस्ट कोस्ट होगा और वेस्ट कोस्ट होगा, ठीक है। इतना पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन की। तो ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन में आपका कौन सा आएगा, छोटा नागपुर प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, झारखंड आएगा, JH, उड़ीसा आएगा, और इसमें आपका छत्तीसगढ़ आएगा, ठीक है। सेंट्रल प्लेट्यू रीजन में आपका 46 डिस्ट्रिक्ट आएगा MP का,
इसके अलावा छत्तीसगढ़ आएगा, यूपी आएगा और राजस्थान आएगा। ठीक है, वेस्टर्न जो वेस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स है उसमें हमारा क्या क्या आएंगे, मलवा प्लेट्यू आएंगे और डेक्कन प्लेट्यू, मलवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू आएंगे। इसके अलावा एमपी और राजस्थान आएंगे। ठीक है, साउदर्न प्लेट्यू एंड हिल्स में कर्नाटक आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा और तमिलनाडु आएगा। ठीक है, ईस्टर्न, फिर ये कोस्ट वाले रीजन है, ये जो है वो कोस्ट वाले रीजन है, कोस्टल। तो ईस्ट कोस्ट के किधर क्या है, मतलब नदी का ईस्टर्न पार्ट, तो ईस्टर्न पार्ट कौन सा है हमारा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है। ठीक है, तो ये तीनों आएंगे। वेस्टर्न कोस्ट एंड प्लेन्स में आपका केरला आएगा। ठीक है, केरला आएगा, महाराष्ट्र आएगा, गोवा आएगा और आपका कर्नाटक आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं, कोस्टल रीजन भी हो गया हमारा। अब हम बात करेंगे जो आपका गुजरात प्लेन्स एंड हिल्स बचा है, गुजरात प्लेन्स हिल्स बच गया। वेस्टर्न ड्राई रीजन जो राजस्थान वाला पार्ट होता है, वेस्टर्न ड्राई रीजन, इसको वेस्टर्न ड्राई रीजन लिखिए, वेस्टर्न ड्राई रीजन। ठीक है, और हमारा आइलैंड वाला रीजन हो गया। ठीक है, तो गुजरात में तो आपका पता ही है 19 डिस्ट्रिक्ट गुजरात के आएंगे, 9 डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के होंगे जो वेस्टर्न ड्राई रीजन से, और आइलैंड रीजन में हमारा क्या आएगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आएगा और लक्षद्वीप आएगा। ठीक है, तो ये सारे जो हम 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है वो हमने कवर कर लिया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां और ये 13, 14, 15। ठीक है, तो ये हमारा 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है जो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ MCQ हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है ट्रॉपिकल फ्रूट इज, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट कौन सा है और हमारा टेम्परेट फ्रूट कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं, इसके क्लासिफिकेशन हम आगे पढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद करने होंगे कि किस में कौन से फ्रूट्स आते हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिकल फ्रूट, इनमें से कौन सा जो है वो ट्रॉपिकल फ्रूट है। तो राइट आंसर जो है पपाया है, यहाँ पे आंसर आ गया है, लेकिन आपको फिर भी ये याद करने हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज एस्थेटिक एंड शेडी प्लांटेशन फॉर डेकोरेशन पर्पस। एस्थेटिक और शेडी प्लांटेशन का यूज़ किया जाता है डेकोरेशन पर्पस में, तो इनमें से कौन सा है जिसमें हम डेकोरेशन करते हैं। ठीक है, ये आंसर थोड़ा सा स्लिप हो गया है, लेकिन आप आंसर खुद से बताइए। आप देखिए यहाँ पे डेकोरेशन की बात की गई है, तो किसमें हम डेकोरेशन करेंगे, तो राइट आंसर जो है डेट इज़ लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। लैंडस्केपिंग में मैंने आपको बताया कि किसी भी प्लेस को ब्यूटीफुल बनाया जाता है, एस्थेटिक लुक दिया जाता है, तो उसी को हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो राइट आंसर जो होगा लैंडस्केप हॉर्टिकल्चर। अर्बोरिकल्चर जो है वो आपका हम ये वुडी प्लांट से रिलेटेड है, फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। विटीकल्चर आप सबको पता होगा, ग्रेप से रिलेटेड है। सिल्वीकल्चर ये भी फॉरेस्ट्री से रिलेटेड है। और मोरीकल्चर जो है ये आपका, मोरीकल्चर जो है ये हमारा मलबेरी कल्टीवेशन से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बनाना इज एक्सपोर्टेड टू गल्फ एरियाज, गल्फ एरिया। इंडिया एक्सपोर्ट मैक्सिमम बनाना टू विच अमंग द फॉलोइंग अरेबियन कंट्रीज। इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा बनाना किस कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, इनमें से कौन सा है राइट आंसर, कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर इज सेकेंड, सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया को सबसे ज़्यादा हम बनाना एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ लोएस्ट प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा है जिसमें लोएस्ट प्रोडक्शन है हमारा। ठीक है, तो फ्रूट एंड वेजिटेबल का तो मैंने बताया आपको कि हमारा सेकंड रैंक है आफ्टर चाइना, तो ये तो नहीं होगा, ये दोनों तो आप हटा दीजिए ऑप्शन में, क्योंकि इसका प्रोडक्शन जो है वो हमारा वर्ल्ड में सेकंड रैंक है हमारा। ठीक है, मेडिसिनल प्लांटेशन या स्पाइसेस, इन तीनों में से कौन सा आएगा। राइट आंसर की बात करें तो थर्ड, मेडिसिनल में हमारा सबसे लोएस्ट प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैज़ लोएस्ट प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन तो मेडिसिनल का सबसे कम है, प्रोडक्टिविटी किसका कम है। फिर से अगेन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स नहीं आएगा, इन तीनों में से कौन सा है राइट आंसर जो है वो मेडिसिनल। मेडिसिनल जो है इसका प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों ही कम है इंडिया का। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वेयर इज द ओरिजिन ऑफ मिडो ऑर्चार्डिंग। मिडो ऑर्चार्डिंग का ओरिजिन कहाँ माना जाता है। मिडो ऑर्चार्डिंग आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, मिडो ऑर्चार्डिंग में क्या करते हैं, ये मेनली गुआवा में किया जाता है। तो मिडो ऑर्चार्डिंग में हम क्या करते हैं, स्पेसिंग कम करके प्लांटेशन को लगा देते हैं, गुआवा प्लांट को लगा देते हैं, जिससे हमारा प्लांट का डेंसिटी भी इंक्रीज होता है। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। तो मिडो ऑर्चार्डिंग में हम कम स्पेसिंग पे गुआवा प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो राइट आंसर जो है इज़राइल से इसका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये फर्स्ट लेक्चर हॉर्टिकल्चर का अच्छा लगा होगा। हम हॉर्टिकल्चर अभी कंटिन्यू करने वाले हैं और ये हम एमएससी के लिए मेनली फोकस कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम या एमएससी, और ये सेमेस्टर एग्जाम भी कवर करेगा। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखें और अपना एग्जाम पे फोकस करें। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।